नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। तो अपन एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और लास्ट क्लास में अपन ने हार्ड स्फीयर के लिए बात की थी और अपन ने पार्शियल वेव एनालिसिस के जो स्कैटरिंग के एग्जाम्पल थे उनको कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, बोर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड। यहां से शुरुआत होगी बोर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड की। हालांकि आज तो नहीं पढ़ पाएंगे अपन बोर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड, पर आज अपन देखेंगे कि पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड में क्या कमियां हैं कि अपने को नए मेथड की ओर शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। तो आज अपन इंटीग्रल इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे स्कैटरिंग की बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरे 20 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का आएगा भाई क्वेश्चन। आपको इंटीग्रल इक्वेशन सोल्व करनी होगी बाय यूजिंग फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड, और आपको नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, वो एक्सप्रेशन लेके आना होगा, ठीक है। और बच्चों ये जो आपकी इंटीग्रल इक्वेशन होती है स्कैटरिंग की, इसको आप लिपमान स्विंगर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, इंटीग्रल इंटीग्रल इक्वेशन फॉर स्कैटरिंग फॉर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भाई, और आया हुआ है। और ऐसे नहीं लिखना चाहे आप तो इसको बोलते हैं बच्चों लिपमान स्विंगर इक्वेशन। लिपमान स्विंगर इक्वेशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 20 नंबर का आएगा तो अच्छा खासा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर जगह आप देखेंगे बच्चों इसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। मतलब इसको समझने में बच्चा पूरा अपनी बुद्धि खपा दे फिर भी समझ में ना आए, इतना कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने इसको बना रखा है। बट अपन इसको बहुत ही इजी वे में आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे और एक एक बच्चे को शानदार तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो वो आप एमएससी प्रीवियस में पढ़ के आए हैं। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था पहली यूनिट में ही पढ़ाता हूँ ग्रीन फंक्शन वगैरह, तो वहां पे आपने डिटेल में पढ़े हैं। और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, जब मैं लिखूंगा तो ऐसा मान लेंगे कि ऐसा होता है भाई। अगर नहीं पढ़े हैं आप टाइम पे तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें बच्चों। तो बात करते हैं बच्चों, आखिरकार अपने को यहाँ पे लिपमान स्विंगर इक्वेशन या इंटीग्रल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों अपन पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड पढ़ते हैं और पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड में क्या देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप देखते हैं कि पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड में आप जनरली तो L बराबर 0 ही लेते हैं, एस वेव स्कैटरिंग ही देखते हैं। बट आप कहते हैं कि कोई नहीं, अगर यहाँ पे एनर्जी को आप ठीक ठाक ले लेते हैं तो यहाँ पे एल की और वैल्यूज भी डिफाइन हो सकती हैं, फ्यू टर्म्स यहाँ पे डिफाइन होंगे। तो एल की स्मॉल वैल्यूज के लिए अगर इन जनरल बात करूं तो एल की स्मॉल वैल्यू के लिए आप पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड यूज करते हैं। और यहां से बच्चों आप स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक बार आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा कोमा फाइव पता लग गया, फिर तो आप आराम से टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में बता सकते हैं और स्कैटरिंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। बट समस्या कहां पे आती है बच्चों कि अगर एल की वैल्यू लार्ज है, एल की वैल्यू लार्ज है, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट एल के करेस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वेव होगी और लार्ज नंबर ऑफ वेव अगर यहां पे स्केटर्ड होती हैं
देन फिर आपका पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड यूजफुल नहीं रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे अपन श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हुए एक इंटीग्रल इक्वेशन डिफाइन करते हैं, जिसके माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, जिसके माध्यम से अपन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड डायरेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं विदाउट पार्शियल वेव एनालिसिस को यूज करते हुए। फिर जब यहां पे आप लिख लेंगे तो बच्चों यहां पे बोर्न अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, तो मैं बताऊंगा बाद में। अभी जो अपना मेन टारगेट है, सबसे पहले इंटीग्रल इक्वेशन कैलकुलेट करना स्कैटरिंग की, या आप कह सकते हैं लिपमान स्विंगर इक्वेशन कैलकुलेट करना। एक बार इक्वेशन आ जाएगी, फिर इसके बाद किस प्रकार से बोर्न अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया जाएगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और बच्चों आज YouTube पे अपनी लास्ट डेमो क्लास है, कल से सभी क्लासेस एप्लीकेशन पे होगी, ठीक है। चाहे एमएससी प्रीवियस की हो, चाहे एमएससी फाइनल की हो, सभी क्लासेस एप्लीकेशन पे होगी। जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, मैं क्लास जब लास्ट खत्म होगी तो आपको प्रॉपर प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो आप लोगों को सेंट्रल थीम समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है बच्चों। यहां पे श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है और उसको सोल्व करना है, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे वो भी इंटरेस्टिंग मेथड है बच्चों। तो एक बार यहां पे थीम लिख लेते हैं, आखिरकार लिपमान स्विंगर इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों चाहूं तो मैं भी बिना थ्योरी लिखाए आगे बढ़ सकता हूं, बट फिर आप लोगों को यही पता नहीं होगा कि हम पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, लिपमान स्विंगर इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, और ये आपको पता होना चाहिए। इतनी सी थ्योरी तो आपको पता होनी ही चाहिए बच्चों, क्योंकि आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट को डीप में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया behind to calculate the integral equation, the integral equation is that we can try to calculate, भाई जो इंटीग्रल इक्वेशन कैलकुलेट करने के पीछे जो मुख्य विचार था वो क्या था कि अपन बच्चों डायरेक्ट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करे बिना यहां पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का यूज किए, ठीक है। तो वी कैन ट्राई टू कैलकुलेट, वी कैन ट्राई टू कैलकुलेट scattering amplitude directly without calculating the phase shift in the, या विदाउट एनालाइजिंग भी बोल सकते, विदाउट कैलकुलेटिंग, या फिर ऐसे लिखते विदाउट कैलकुलेटिंग द फेज शिफ्ट फॉर ईच क्वांटम नंबर, यहां पे लाइन चेंज करके लिखेंगे बच्चों, बिकॉज इन पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, बिकॉज यहां पे कौन, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड is only
यूजफुल, only useful for lower values of L. If L is large, if L is large, then this method is not useful. This method is not useful. ठीक है, तो एक बार इतना लिख लेंगे बच्चों, आप तुरंत कीजिए बच्चों नोट। भाई कर लीजिए नोट। ठीक है, तो we know that श्रोडिंजर इक्वेशन। तो श्रोडिंजर इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखेंगे। यहां पे श्रोडिंजर इक्वेशन आप लिखते हैं डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहां पे साई ऑफ आर बराबर, यहां पे लिखा होता है 2m अपॉन एच बार स्क्वायर, यहां पे v ऑफ आर और यहां पे साई ऑफ आर लिखा जाता है। दिस इज द श्रोडिंजर इक्वेशन। ओके, और बच्चों यहां पे वेयर, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं भाई अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, वेयर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, के स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज 2me अपॉन एच बार स्क्वायर। नो प्रॉब्लम सर। बच्चों यहां पे अपन इस पोटेंशियल को भी 2m अपॉन एच बार स्क्वायर वी ऑफ आर लिखा हुआ है। तो कुछ ऑथर्स की बात करें बच्चों, जब लिपमान सिंगर इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं तो इसको नया फंक्शन यू ऑफ आर मान लेते हैं, नया पोटेंशियल फंक्शन, और कुछ ऑथर इसी से करते हैं। दोनों ही सही है। तो आप बताइए, अगर आप यहाँ पे यू ऑफ आर लिख देंगे तो बार बार 2m अपॉन एच बार लिखने से बच जाएंगे, तो आप भी मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा छोटा दिखेगा एक्सप्रेशन, फिर अच्छा रहेगा। तो लेट यहां पे 2m अपॉन एच बार स्क्वायर वी ऑफ आर, बच्चों 2m अपॉन एच बार स्क्वायर तो क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ही है, कांस्टेंट टर्म्स होगा, तो इसको आपने क्या मान लिया, u ऑफ r मान लिया। ठीक है भाई, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं कंबाइंड फॉर्म में। नो प्रॉब्लम सर। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखते हैं, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर समथिंग लिखा हुआ है, तो इसको एक बार और लिख देते हैं। तो डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहां पे लिखा हुआ है साई ऑफ आर
बराबर यहाँ पे बच्चों u ऑफ r और यहाँ पे लिखा हुआ है psi ऑफ r। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3 एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब बच्चों यहां से क्या करता हूं, मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट यूज करता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिखेगा नहीं कोई, सभी ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक ही बार में समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बच्चों अपन पढ़ते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने इस प्रकार से लिखा हुआ है डेल स्क्वायर फाई, तो इसकी वैल्यू ये बच्चों अपनी कोसा इक्वेशन है या पाइसन इक्वेशन है, तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। ये आप एमकेएस में लिखते हैं बच्चों। और क्या होता है जब अपन इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो अपनी सहूलियत के लिए इन इक्वेशंस को गाउसियन फॉर्म में लिख दिया जाता है या सीजीएस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और सीजीएस फॉर्म में जब इनको लिखा जाता है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, 4 पाई से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहां पे डेल स्क्वायर फाई बराबर माइनस का 4 पाई रो आ जाता है। ये कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या किया जाता है कि इस पोसा इक्वेशन या पाइसन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हैं, भाई यहां से पोटेंशियल फंक्शन फाई डिफाइन होगा, उसको ग्रीन फंक्शन की टर्म्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो ग्रीन फंक्शन की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। यहां से बच्चों अपन एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ग्रीन फंक्शन, जो कि इस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है। डेल स्क्वायर जी आर यहाँ पे एक ग्रीन फंक्शन है। और जब बच्चों ये ओपन होगा तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो माइनस का 4 पाई डेल क्यूब आर लिखी जाएगी। यहाँ पे कितनी लिखी जाएगी, माइनस का 4 पाई डेल क्यूब आर लिखी जाएगी। तो ये आपका ग्रीन फंक्शन हो गया बच्चों। अब इस ग्रीन फंक्शन की टर्म्स में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है बच्चों आपका पोटेंशियल। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है इस ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। और यहाँ पे बच्चों ऐसा कब आएगा, जब आपके ग्रीन फंक्शन का जो फॉर्म होगा ये 1 अपॉन आर टाइप का होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ध्यान से देखे बच्चों तो 1 अपॉन आर टाइप आपने लिख दिया। और अगर यहाँ पे आर के स्थान पे आर माइनस आर प्राइम ले लेता हूं, तो यहाँ पे आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर बराबर 1 अपॉन आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, ऐसा लिख दिया बच्चों। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल लिखा जाता है, एमएससी प्रीवियस में आप लोग पढ़े हैं कि फाई ऑफ आर की जो वैल्यू होगी बच्चों वो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लिखा जाएगा d3 आर प्राइम, यहाँ पे रो आर प्राइम लिखा जाएगा बच्चों, और यहाँ पे लिखा जाएगा जी आर माइनस आर प्राइम। ये इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों। ये आपकी पाइसन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया किनकी टर्म्स में, यहाँ पे ग्रीन फंक्शन की टर्म में। किसका सॉल्यूशन है भाई, इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे ग्रीन फंक्शन की टर्म्स में। ये लिखने का प्रोसेस है। अगर आपने एमएससी प्रीवियस में पढ़ा है तो शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं भी पढ़ा है तो लिखने का ये प्रोसेस आपको माइंड में सेट कर लेना है, हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, एक नया फंक्शन है जिसको आप ग्रीन फंक्शन बोलते हैं, और ग्रीन फंक्शन में सॉल्यूशन को लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो आपने क्या लेके चले बच्चों, ये पॉइसन इक्वेशन थी। यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया, आपने इसको सबसे पहले गाउसियन या सीजीएस फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर आपने एक नया फंक्शन डिफाइन किया जो कि ग्रीन फंक्शन है, और ग्रीन फंक्शन अपनी प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से रखता है, डेल स्क्वायर जी आर बराबर माइनस का 4 पाई डेल क्यूब आर। ठीक है, तो जी ऑफ आर की जो नेचर होगी बच्चों वो कुछ इस प्रकार से होगी। ये अपन इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं और अपन ऐसा जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
इस ग्रीन फंक्शन के फॉर्म में बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, अपने सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अब बच्चों जब ये इसका सॉल्यूशन है, आप कह रहे हैं कि जो ये पोटेंशियल फाई लिखा हुआ है ये सॉल्यूशन है बच्चों पोसा इक्वेशन का, तो आप क्या करेंगे बच्चों, सेटिस्फाई कराएंगे और सेटिस्फाई करा के देखेंगे कि वैल्यू जो राइट हैंड साइड की है ये माइनस का 4 पाई रो आना चाहिए। अगर माइनस का 4 पाई रो आती है देन तभी आप कह सकते हैं सॉल्यूशन है। तो अपन क्या करेंगे, इस पे डेल स्क्वायर फाई ऑपरेट कर देंगे। डेल स्क्वायर ऑपरेट किया तो डेल स्क्वायर फाई। तो बच्चों यहां पे जो इंटीग्रेशन है वो आर प्राइम के रेस्पेक्ट में है। ये जो d3 आर प्राइम लिखा हुआ होता है बच्चों ये वॉल्यूम एलिमेंट है, डीटो प्राइम भी लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो यहां पे ये आर प्राइम के रेस्पेक्ट में, जबकि डेल जो है बच्चों ये आर का फंक्शन होता है, तो इसको इससे कोई लेना देना नहीं, अंदर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे d3 आर प्राइम आया, रो आर प्राइम आया और डेल स्क्वायर और यहाँ पे जी और यहाँ पे आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर आया। और इसके स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके स्थान पे अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखवाया क्या आपको, ऊपर ही ऊपर लिखवा रखा है माइनस का 4 पाई डेल क्यूब आर। अब बच्चों यहाँ पे आर माइनस आर प्राइम ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आर माइनस आर प्राइम, तो माइनस का 4 पाई डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे d3 आर प्राइम माइनस 4 पाई को यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच्चों रो आर प्राइम लिख देंगे और यहाँ से डेल क्यूब। और बच्चों डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी तो आप पढ़ते ही आए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों ये रो आर प्राइम क्या होगा, फंक्शन होगा। डिराक डेल्टा फंक्शन जो है आर बराबर आर प्राइम पे डिफाइन हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई और यहाँ पे कितना आ जाएगा, रो आर आ जाएगा। आर प्राइम बराबर आर लिख देंगे डेल स्क्वायर फाई। तो इसका मतलब बच्चों जो आपने सॉल्यूशन माना है वो एकदम सही है। आपने ट्राई करके भी चेक कर लिया कि यहाँ पे जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो एकदम सही हैं। तो ऐसा जो किया है ग्रीन फंक्शन माना है, जो आपने मानने की जो प्रक्रिया है वो एकदम सही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसा कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, भाई कोई भी इक्वेशन को आपने कोई भी सॉल्यूशन माना और सेटिस्फाई करा के चेक कर लिया है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन होगा और ग्रीन फंक्शन को लिखने का तरीका होता ही है। ठीक है, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में पेशेंस थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। समझ में शानदार आता है बट चीजें आप लोगों के लिए थोड़ी नई होती हैं, जो कैलकुलेशन होती हैं थोड़ी एडवांस होती हैं और अपने को सीखनी है थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए। ठीक है, प्रत्येक चीज शानदार तरीके समझ में आएगी जिस दिन बोल दूंगा बच्चों एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पूरी हो गई। आप कहेंगे कि सर बेवजह इसे डरा करते थे, इसमें आखिरकार टप है ही क्या। बस पेशेंस रखना। और बाकी जो तुम्हारे दोस्त होंगे या इधर उधर कहीं पड़े होंगे जिनको लगता था कि क्या कोई नहीं हम खुद कर लेंगे या इधर उधर पढ़ लिए, उनसे तुम्हारा जो लेवल होगा कम से भी कम 3 गुना लेवल होगा तुम्हारा। ठीक है, तो आइए बच्चों यहां पे लिखते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहां इक्वेशन नंबर 3 तक लिख दिया। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही लिख दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देयर इक्वेशन 3 is similar to Poisson equation.
और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बच्चों, वहां पे जो पॉइसन इक्वेशन आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डेल स्क्वायर फाइव ऑफ आर बराबर यहाँ पे लिखा जाता है बच्चों माइनस का 4 पाई रो। बता दिया है बच्चों 4 पाई रो कैसे आया है। आप लोगों ने तो माइनस का रो अपॉन एप्सिलन नोट ही पढ़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो 1/एप्सिलन नोट होता है बच्चों, इसको रिप्लेस कर देते हैं आप 4 पाई से। और भी रिप्लेसमेंट होते हैं गाउस के, वो गाउसियन फॉर्म में लिखने के, ये सब आप एमएससी प्रीवियस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेल स्क्वायर 5/r बराबर माइनस का 4 पाई रो लिख दिया है। अभी याद रख लीजिएगा गाउसियन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और इस इक्वेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन डिफाइन करने के लिए बच्चों यहां पे अपन एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, दैट इज ग्रीन फंक्शन। टू कैलकुलेट let the solution of potential to calculate the solution of Poisson equation we define a green function, we define a Green's function, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, such that तो यहां पे बच्चों अपन देखेंगे सच दैट, तो यहां पे लिख दीजिए भाई डेल स्क्वायर 5/r बराबर, तो यहां पे डेल स्क्वायर g(r) बराबर यहां पे आ जाता है माइनस का 4 पाई डेल क्यूब r लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन ग्रीन फंक्शन, ग्रीन्स फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे g(r) बराबर लिखा जाता है 1/r। और बच्चों यहां पे अगर मैं लिख देता हूं इफ r टेंस टू r माइनस r प्राइम वेक्टर, अगर इस प्रकार से लिख दिया जाता है तो सब जगह चेंजेज हो जाएंगे। और यहां पे सर कैसे लिख रहे हैं, ये अपना स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है बच्चों, यहां पे लिखवा देता हूं, ये अपना स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है और ये स्कैटरिंग अपना सेंटर होगा, ठीक है। और यहां से किसी पॉइंट पी पे अपना फील्ड पॉइंट हो गया जहां पे अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, पॉइंट पी हो गया जहां पे अपने को वेव फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये बच्चों अपना आर वेक्टर हो जाता है। और यहाँ पे अपना अपन पोटेंशियल मान लेते हैं बच्चों आर प्राइम वेक्टर पे। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं बहुत कैलकुलेशंस की हैं आप लोगों ने ऐसी, तो ये आपका कितना हो जाएगा आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, और ये पॉइंट पी हो गया बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये सोर्स पॉइंट हो गया बच्चों जहां पे आपका पोटेंशियल डिफाइन होगा। थोड़ी सी अपन ने क्या किए, टेक्निक बदली है। अब तक पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड पढ़ रहे थे, अब अपन यहाँ पे नई टेक्निक को इजाद करने जा रहे हैं और इसको अपन क्या कहते हैं, स्कैटरिंग सेंटर। ये बना के आए आप एग्जाम में तो अच्छा रहता है बच्चों, ठीक है। और ये क्या हो गया अपना फील्ड पॉइंट। एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को वाकई नॉलेज है कि अपन करने क्या जा रहे हैं। बहुत से बच्चों को इसकी थ्योरी आती है पर यही पता नहीं होता कि ये थ्योरी कैलकुलेट क्यों की जा रही है, इसको डेवलप क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया। सो यहाँ पे बच्चों आपका जो ग्रीन फंक्शन हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा g(r माइनस r प्राइम वेक्टर बराबर, ये लिखा जाएगा 1/r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर। और यहाँ पे ये इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर g(r वेक्टर माइनस r प्राइम लिखा जाएगा माइनस का 4 पाई, यहाँ पे डेल क्यूब r माइनस r प्राइम भी लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। और देन
the solution of then the solution of Poisson equation can be written as can be written in form of green function, can be written in form of green function, form of, मतलब बच्चों कोई भी बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा है वो भी सीख जाएगा, नोट्स देखेगा तो सीख जाएगा। इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा लिपमान फिंगर इक्वेशन को, फॉर्म ऑफ ग्रीन फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए मुझे थोड़ी स्टेप आपको एक दो ज्यादा बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे लिखा जाता है बच्चों फाई ऑफ आर बराबर, यहां पे इंटीग्रेशन किया आपने, और यहां पे बच्चों d3r', आप इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करते हैं तो जो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसको बाद में लिखते हैं, बट अब आप बड़े स्टूडेंट हो गए हैं, आपको बार बार इसी प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा, तो बात एक ही है। और यहां पे लिख देंगे बच्चों आप रो r' और g r-r', इस प्रकार से आप लिख देते हैं। एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 5, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब इक्वेशन नंबर 5 बच्चों यहां पे सॉल्यूशन है किसका, पॉइसन इक्वेशन का, तो इसको पोसा इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो देयर equation 5 is the solution of Poisson equation। अब बताओ कहां टप है बच्चों, इक्वेशन। और सर ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सब का यूज करके अभी श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी की टर्म में लिखेंगे, उसका भी तो सॉल्यूशन आएगा, वो भी डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वहां पे के एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई ऑफ आर बराबर राइट हैंड साइड में समथिंग है, और आपकी जो पाइसन इक्वेशन है उसमें डेल स्क्वायर फाई बराबर राइट हैंड साइड में माइनस का 4 पाई रो है। तो थोड़ी सिमिलरिटीज है, देखे तो आप दोनों इक्वेशन में, पाइसन इक्वेशन और श्रोडिंगर इक्वेशन में, तो वहां पे सेम टू सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ठीक है, so equation 5 is the solution of Poisson equation, 5 is the solution of, so it will have to satisfy so यहां पे लिखेंगे बच्चों डेल स्क्वायर, और यहां पे फाई ऑफ आर बराबर, यहां पे डेल स्क्वायर लिखा जाएगा, और इंटीग्रेशन यहां पे d3r' रो r', और यहां पे g r वेक्टर माइनस r'। ठीक है, तो बच्चों यहां पे इस डेल स्क्वायर को अंदर भेज सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पे जो डेल स्क्वायर है बच्चों वो डेल अपॉन डेल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है, जबकि यहां पे इंटीग्रेशन r' के रेस्पेक्ट में है, तो दोनों के दोनों ही अलग हैं, अलग कोऑर्डिनेट है, इंडिपेंडेंट हैं। ओके, सो यहां पे इंटीग्रेशन d3r', यहां पे रो r', और यहां पे डेल स्क्वायर जी, और यहां पे r वेक्टर माइनस r' वेक्टर। और बच्चों आप जानते हैं डेल स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होती है, सिंस, तो वैल्यू लिखी हुई है ऊपर, बार बार लिखने की क्या जरूरत है। तो इसके स्थान पे d3r', यहां पे रो r' लिखा, और यहां पे माइनस के 4 पाई को बाहर निकाल लेते हैं बच्चों, और यहां पे डेल क्यूब r माइनस r' लिखा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, इसको क्या लिख दिया जाएगा, माइनस का 4 पाई रो लिख दिया जाएगा, डेल स्क्वायर फाई बराबर। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों इक्वेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 100 यहां पे, तो फाई यहां पे 100
फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, सो पोटेंशियल फंक्शन satisfy, so potential function satisfy the Poisson equation। ठीक है, तो एक बार यहां तक नोट करेंगे, फिर आपको श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो यहां तक नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों एक बार। तो यहां से लिखना आप प्रारंभ करेंगे, लिख लीजिए भाई। कर लीजिए भाई नोट, इक्वेशन 3 तक आपने नोट कर लिया होगा, लिख लीजिए अब। लिख लीजिए। ये अपने पोटेंशियल का रीजन है बच्चों, ठीक है, ये अपने पोटेंशियल का रीजन है, इसके बाहर पोटेंशियल 0 है। तो स्कैटरिंग वगैरह जो भी होगी उसके लिए ये रीजन ही क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। दिस इज अवर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन।
जल्दी कीजिए भाई। और जो अब तक पढ़ा दिया है, अब लगभग 5 से 7 क्लास में यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। पहली यूनिट थी तो बड़ी यूनिट थी, बाकी में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये लिख लिया होगा आपने। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अपन यहाँ पे श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, अब कुछ नहीं है बच्चों, जो समझाने का था वो हो गया, अब लिखने का काम है सीधा, क्योंकि सेम टू सेम रिपीट करने जा रहे हैं। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट we calculate the solution, we calculate the solution of Schrodinger equation, Schrodinger इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा श्रोडिंजर इक्वेशन क्या है। यहां पे लिखेंगे बच्चों डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहां पे लिखा हुआ है साई ऑफ आर बराबर, यहां पे यू ऑफ आर साई ऑफ आर लिखा हुआ है। तो बच्चों यहां पे अगर देखें तो ये भी डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो ग्रीन फंक्शन डिफाइन होगा बच्चों, वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा। हालांकि उसको अपन प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे ग्रीन फंक्शन को, बहुत ही शानदार उसकी कैलकुलेशन है, बहुत ही बढ़िया मैथमेटिक्स वहां पे अपन सीखेंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, खैर उसके लिए तो वो कर लेंगे अपन। यहाँ पे ये आपकी श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो टू कैलकुलेट the solution, we define a green's function। तो बच्चों यहां पे अपन ग्रीन्स फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो डेल स्क्वायर जी, और यहां पे आर माइनस आर डेस बराबर, यहां पे लिखा जाता है बच्चों डेल, यहां पे डेल क्यूब आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, ये लिखा जाता है। इस प्रकार से यहां पे अपन ने क्या कर दिया,
ग्रीन फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, इस ग्रीन फंक्शन की एक्चुअल फॉर्म कैसी होगी वो अपने को कल या परसों की क्लास में पता लगेगा। आई होप कल की क्लास में ही अपन ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो डेल स्क्वायर जी आर माइनस आर प्राइम आप लोगों ने लिखा, दैट इज डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम। ठीक है, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको अपन ने 6 दे दिया, इसको अपन ने 7 दे दिया। तो द सॉल्यूशन, तो द सॉल्यूशन, तो द सॉल्यूशन, तो यहां से बच्चों साई ऑफ आर लिखेंगे और इसकी जो वैल्यू लिखी जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे जब भी कोई सॉल्यूशन कैलकुलेट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ ग्रीन फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, जब भी ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में यहाँ पे आप कैलकुलेशंस करेंगे बच्चों, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, सॉरी दिस इज डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के लिए बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी कैलकुलेशन अपन करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन तो आता ही है, साथ में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन भी आ जाता है। ठीक है, तो उसको भी अपने को लिखना होता है, वो इस प्रकार से आता है एक्स्ट्रा फंक्शन, ताकि जब उस पर डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को ऑपरेट करे तो जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वो फंक्शन अपन ने मान लिया साई जीरो, और यहाँ पे आर लिख दिया, प्लस यहाँ पे आप लोगों ने इंटीग्रेट किया, और यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, इस श्रोडिंजर इक्वेशन को लिख देंगे सॉल्यूशन में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा d3 आर प्राइम, d3 आर प्राइम लिखा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पे यू आर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, साई यू आर प्राइम, यहाँ पे साई आर प्राइम लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में अपन ने क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ पे ग्रीन फंक्शन लिख दिया जी आर माइनस आर प्राइम वेक्टर, इस प्रकार से अपन ने लिख दिया है। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 7। बच्चों इक्वेशन नंबर 7 जो है वो सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 6 का, तो इट हैव टू सेटिस्फाई, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर, वेयर जो साई जीरो का सिलेक्शन होता है बच्चों वो इस प्रकार से किया जाता है कि इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को जब इस फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो केवल आपको इसी पे ऑपरेट करवाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इक्वेशन 8 आ गया बच्चों, ये इक्वेशन 8 is the solution of equation 6। ठीक है, तो इट हैव टू सेटिस्फाई, सो इट हैव टू सेटिस्फाई, इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो पुटअप कर देते हैं वैल्यूज को, तो डेल इस वहां पे लिखा हुआ है डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और बच्चों यहां पे लिखा हुआ है साई ऑफ आर, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो साई ऑफ आर की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपने के स्क्वायर लिखा बच्चों, और यहाँ पे साई जीरो ऑफ आर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इस इंटीग्रेशन पे ऑपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि एक ही लाइन में काम हो जाएगा। प्लस यहाँ पे डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को डायरेक्टली अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे d3 आर प्राइम, यहाँ पे यू आर प्राइम, यहाँ पे साई आर प्राइम, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा बच्चों डेल स्क्वायर सी, और यहाँ पे आर माइनस आर प्राइम। ठीक है, इस प्रकार से आपने लिख दिया है, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ दैट, आपको इसकी वैल्यू बखूबी पता है कि क्या इसकी वैल्यू लिखी जानी है। इसकी वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर 7 से देखें तो डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम लिखा जाएगा, तो यहां पे आप इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई, तो यहाँ पे d3 आर प्राइम, यहाँ पे यू आर प्राइम, और यहाँ पे साई ऑफ आर प्राइम, और इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों डेल क्यूब
आर माइनस आर प्राइम। ठीक है, और बच्चों आप वेव फंक्शन की वैल्यू जानते हैं, यहाँ पे साई आर और यहाँ पे यू आर आ जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे u ऑफ आर और यहाँ पे साई ऑफ आर लिखेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे आपने लिख दिया साई ऑफ आर। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहां तक लिखिए, लिख लीजिए भाई तुरंत प्रभाव से। अब बताओ बच्चों कहाँ टफ है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, और इसको बहुत टफ बना रखा है, पता नहीं क्यों। ठीक है भाई, ठीक है, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया है, तो आप लोगों को सॉल्यूशन पता लग ही गया है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, यही लिखा जाएगा साई ओ पार। तो इक्वेशन नंबर 8 में सॉल्यूशन तो आप लोगों ने लिख दिया है। ठीक है भैया, आइए अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 में आपने लिखा हुआ है साई ऑफ आर बराबर साई जीरो ऑफ आर। बच्चों इसको अपने को फिक्स कर देना, इसकी वैल्यू को कुछ लिखेंगे अभी, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपने लिख दिया D3 आर प्राइम, यहाँ पे यू आर प्राइम साई आर प्राइम, और यहाँ पे जी आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर। चाहूं तो इसको आगे पीछे लिख सकता हूं रीअरेंज करके, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वी कैन ट्राई टू फिक्स, सो वी कैन ट्राई टू फिक्स साई जीरो आर, जो आपका आर्बिट्रेरी फंक्शन है ये, अब इसको फिक्स करते हैं। सो इफ पोटेंशियल इज जीरो, सो इफ पोटेंशियल इज जीरो, और जब बच्चों पोटेंशियल जीरो होगा तो आपका जो नेट वेव ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे साई ऑफ आर बराबर लिखा जाएगा ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। प्लेन वेव ही लिखेंगे तो ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर आ जाएगा। दिस इज द प्लेन वेव, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बच्चों, यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा साइज ऑफ जीरो, और यहाँ पे
आर के। तो साई ऑफ आर बराबर ई की पावर आयोटा, यहाँ पे के वेक्टर डॉट आर वेक्टर आप लोगों ने लिखा बच्चों, प्लस यहाँ पे d3 आर प्राइम क्यू आर प्राइम साई आर प्राइम, और यहाँ पे ग्रीन फंक्शन लिख दिया बच्चों आर माइनस आर प्राइम वेक्टर, और इसको दे देते हैं बच्चों अपन समीकरण नंबर 9। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इक्वेशन नंबर 9 तक का आप नोट कर ले। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया था, लिख लीजिए भाई। हो गया बस, 16 एक स्टेप और लिखनी है। अब आपको कंपेयर करना है। we know we know that the final wave function wave वेव फंक्शन क्या होता है बच्चों, साई ऑफ आर बराबर लिखा जाएगा, यहाँ पे साई इंसिडेंट लिखा जाएगा, यहाँ पे साई इंसिडेंट प्लस साई स्केटर्ड लिखा जाएगा। पहले भी लिखवा चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और यहाँ पे प्लस भाई यहाँ पे एफ थीटा कोमा फाइव ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर लिखा जाता है। ये आपका जो स्केटर्ड वेव है उसके लिए ऐसा लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, जो बच्चों आपका स्केटर्ड वेव होगा वो कितना लिखा जाएगा, उसे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन d3 आर प्राइम, यहाँ पे आप u ऑफ आर प्राइम साई ऑफ आर प्राइम, और यहाँ पे ग्रीन फंक्शन आपने लिख दिया जी आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर कितना आ जाता है, 11 आ जाता है बच्चों। और इसको किसके बराबर भी लिखा जा सकता है, इसको एफ थीटा कोमा फाइव और यहाँ पे ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर के बराबर भी लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन नंबर 11 इज नॉन एज लिपमान स्विंगर इक्वेशन। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 11 is known as Lippmann equation. This is the integral solution. This is the integral solution of Schrodinger differential
इक्वी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशन आप लोगों ने कैलकुलेट किया है स्कैटरिंग का, और इसे आप लिपमान स्विंगर इक्वेशन कहते हैं। इन फ्यूचर अपन इसको डिटेल में और एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे बोर्न अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। बोर्न अप्रोक्सीमेशन क्यों अप्लाई किया जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना लिखिए। और बच्चों, दिस इज द लास्ट डेमो क्लास।